नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रवीण कोमल और आप देख रहे हैं खबर संसार। खबर संसार में आज हम चाइना के साथ जो क्लैश हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद क्या हालात हैं, क्या स्थिति है। सबसे पहले नज़र दौड़ाते हैं पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गलवान घाटी के बारे में। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गलवान घाटी में भारतीय सेना ने गलवान रिवर पर 60 मीटर लंबा लोहे का पुल तैयार कर लिया है, धातु का। चीन को इसी पुल पर सबसे ज्यादा आपत्ति थी, लेकिन भारतीय सेना ने इसे तैयार कर लिया है। भारतीय सेना ने इससे पहले गलवान घाटी पर कब्जा करने के चीनी सैनिकों के मंसूबे को नाकाम किया था। इस पुल के निर्माण से भारतीय सेना को दौलत बेग ओल्डी DBO और काराकोरम तक तेजी से पहुंचने में मदद मिलेगी। दोस्तों, पुल के बनने से LAC के अंतिम छोर तक सैनिकों व सैन्य साजो सामान की आवाजाही भी आसान हो गई है। यह पुल वीरवार को ही बनकर तैयार हुआ था। यह 4 स्पैन पुल है दोस्तों, जो श्योक व गलबन दरिया के संगम से करीब 3 किलोमीटर पूर्व में है। पहले इस नाले पर एक लकड़ी का पुल था। लकड़ी के पुल से सैन्य वाहनों व साजो सामान को पार कराना बहुत मुश्किल होता था और चीन की शुरू से ही गलबन घाटी पर नजर रही है। इस घाटी में अगर चीन का कब्जा हो जाता है तो भारतीय सेना का दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड और काराकोरम दर्रे तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता। यह सिल्क रूट का भी हिस्सा है, आपको पता ही होगा। इस घाटी पर चीन के कब्जे का मतलब चीन द्वारा पूरे पूर्वी लद्दाख में नाकेबंदी। दौलत बेग ओल्डी के लिए सड़क भी इसी रास्ते से निकलती है और काराकोरम का रास्ता भी यही है। सोमवार की रात को जिस पॉइंट 14 पर चीनी सेना ने कब्जा करने का प्रयास किया था, उसके पीछे उसका इरादा यही था। पॉइंट 14 पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी के चलते सड़क के रास्ते से भारतीय जवानों का निकलना मुश्किल हो जाता। वह एक तरह से हमारा संपर्क काटने के मूड में थे, लेकिन भारतीय जवानों ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया और जामे शहादत पीना पसंद किया। हम उनको सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, पॉइंट 14 पर हुए संघर्ष के 2 दिन बाद ही गलवान घाटी के नाले पर पुल का तैयार होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चीन के विरोध और चीनी सेना की घुसपैठ के बावजूद भारतीय सेना के इंजीनियरों और सीमा सड़क संगठन ने गलवान नदी पर पुल को भी समय से पहले ही तैयार कर दिया है। इसलिए हम हमारी सेना को इसके लिए बधाई देते हैं। और दोस्तों, अब एक खबर और, एक सिक्का जारी होना था भारत चीन के 70 साल के जो आधिकारिक संबंध थे उसके पूरे होने की खुशी में, लेकिन उस पर चीन की धोखेबाजी और चीन की चालबाजी ने पानी फेर दिया। भारत और चीन के आधिकारिक संबंध के 70 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए 70 समझौते करने वाले चीन ने अपनी फितरत नहीं बदली। भारत स्मारक सिक्कों पर संबंधों को उकेरने की तैयारी कर रहा था और चीन ने फिर दगा देते हुए गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। आपको बता दें, यह रजत सिक्का अप्रैल के पहले सप्ताह में चांदी का सिक्का एक समारोह में जारी होना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण इसकी अनुमति नहीं मिली थी। इस सिक्के की डिजाइन वित्त मंत्रालय को भेजी गई थी, लेकिन वहां से अभी अनुमति ना मिलने के कारण निर्माण शुरू नहीं हुआ है। यह सिक्का किसी भी देश के साथ साझा कार्यक्रम में जारी होने वाला भारत का पहला सिक्का होता, लेकिन अब इसके जारी होने पर ही संशय है और उम्मीद है कि इसको जारी नहीं किया जाएगा लोगों की भावनाओं के मद्देनजर। अक्टूबर 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे पर दोनों देशों में सीमाई मसलों सहित आर्थिक और सांस्कृतिक साझेदारी का भी समझौता हुआ था। इसमें आधिकारिक संबंधों के 70 साल पूरे होने के अवसर को साझा रूप में समारोह पूर्वक मनाना भी दोस्तों शामिल है। इसमें 70 रुपए का साझा स्मारक सिक्का और साझा डाक टिकट जारी करना भी था। साथ ही चेन्नई कनेक्ट और वुहान स्पिरिट का नारा देकर भारत और चीन में समानता दर्शाने वाली कड़ियों को समझने और उनका अध्ययन करने के लिए एकेडमी बनाने की भी बात की गई थी। इस अध्ययन में महाबलीपुरम और वुहान प्रांत में समानता पर शोध भी होना था, लेकिन पंचशील समझौता तोड़कर 1962 में हमला करने वाले चीन ने एक बार फिर अपनी आदत के अनुसार पीछे से वार कर दिया। चीन 70 साल के संबंधों पर कुछ देशों के साथ स्मारक सिक्के पहले जारी कर चुका है।
सिक्कों के अध्ययनकर्ता सुधीर लुणावत बताते हैं कि यह स्मारक सिक्का दूसरे देश के साथ जारी होने वाला पहला संयुक्त सिक्का होता। संग्राहक इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब लोग चाहते हैं कि दुश्मन देश संग ये स्मारक सिक्का बिल्कुल ना निकले, कतई ना निकले। और दोस्तों, सरकार को भी लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, जो अगली जो खबर है वो आपको बता दें कि जैसे हमारे देश में भी विरोध जो है हो रहा है, बाकी देशों में विरोध हो रहा है कि चाइना का जो प्रोडक्ट्स हैं, चाइना का जो सामान है, साजो सामान है, उसका बहिष्कार किया जाए। अभी इसमें भी विरोधाभास काफ़ी हैं, क्योंकि बहिष्कार बिल्कुल कर दिया जाए आगे के लिए, चाइना का सामान बिल्कुल ना आने दिया जाए देश में, लेकिन जो दुकानदार बेचारे पहले अपना पैसा लगा चुके हैं तो उनका जो सामान है, उनका जो माल असबाब है, तो वो भी तो दोस्तों ये हम नहीं कह सकते कि उसका भी नुकसान हो। हालांकि कई सेनाएं, शिवसेना जिसको कहते हैं हम, शिवसेनाएं वगैरह, कई शिवसेनाएं इस बात का ऐलान कर चुकी हैं कि वो बोर्ड तोड़ेगी वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, बैर निकालने के लिए जो बैरी के दरवाजे पर जाकर पेशाब करना, ये कोई अकल की बात नहीं है। जो बेचारे दुकानदार हैं उनके अगर आप बोर्ड तोड़ दोगे, तोड़ दो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका जो सामान है अगर आप उसकी तोड़ फोड़ करोगे, जैसा कि शिवसेना के सैनिक, पंजाब शिवसेना के यहाँ से शायद रोपड़ से हैं मिस्टर धनौली, उनकी एक इंटरव्यू थी, वो कह रहे थे कि हम दरिया में फेंकेंगे सामान। ठीक है, दरिया भी प्रदूषित हो जाएगा इससे। आगे भी पहले दरिया में पानी एक छोड़ा गया था, मछलियाँ मर गई थी। बहुत अकल वाली बात करते हैं शिवसेना के कई लीडर तो। और आप दुकानदारों का सामान तोड़ोगे, फेंकोगे, तो मित्रों, तो उनका नुकसान, उसकी भरपाई कौन करेगा? जो पैसा लगा चुके हैं अपनी जेब से। हाँ, नया सामान है, मत खरीदा जाए, नया ना आने दिया जाए, लेकिन जो सामान दुकानदार लेके आ चुके हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसको कोई खरीदता है, बेचता है, उससे कोई भावनाएं आहित नहीं होती। जब आपकी अब तक भावनाएं आहित नहीं हुई, आप टिकटॉक पर अपनी अलग अलग तरह की मजाकिया वीडियो, गानों वाली वीडियो, अपने भाषणों की वीडियो, क्रांतिकारी भाषणों की शिवसेना वाले वीडियो बना कर डालते हैं, टिकटॉक के जरिए डालते हैं, तब अब तक आपकी 70 साल में जो भावना आहत नहीं हुई, तो ऐसे भावनाएं आहत नहीं होती। थोड़ा अकल से काम लेना चाहिए। किसी की तोड़ फोड़ करोगे आप, किसी के बोर्ड तोड़ोगे, तो ये कौन सा बहादुरी वाला काम है? आपके मन में ज़्यादा देशभक्ति की भावना, प्रबल भावना, प्रचंड भावना अगर उछाले मार रही है, तो अपने अपने जो मोबाइल फ़ोन है सबसे पहले उनका करो कचुम्बर, और डाटा भी ना निकालना उसमें से, फिर तो पता चले, क्योंकि डाटा भी चाइनीज़ फ़ोन से ही आएगा ना। चाइनीज़ फ़ोन का हो सकता है संक्रमण डाटा को भी लग जाए आपके, तो उसी फ़ोन से आप टिकटॉक चलाते हैं, उसी फ़ोन से आप साइट्स चलाते हैं। आगे चलकर मैं शिवसेना के मित्रों को बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी चाइनीज़ जो ऐप्स हैं जो आपको निकालनी चाहिए, निकाल देनी चाहिए। तकनीक जो है, तकनीक का विरोध जो है, वो गले से ना उतरने वाली बात है। आपके मन में देशभक्ति है तो आप जाइए वहाँ पे, गलवान घाटी का रास्ता कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जितनी शिवसेनाएं हैं यहाँ पे, जिन्होंने अपने अपने अलग अलग चूल्हे जला रखे हैं, अपने अपने अलग अलग तवे पे पराठे सेक रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप सभी संयुक्त कार्यक्रम बनाइए और अपने अपने बैग में ज़रूरत की चीज़ें, सामान वगैरह, पानी की बोतल्स वगैरह रखिए और कूच कर जाइए गलवान घाटी की तरफ। वहाँ जाके आप बॉर्डर पे हमारे सैनिकों को रसद वगैरह पहुँचाइए, लंगर लगाइए उनके लिए, वहाँ पे भजन कीर्तन करिए, टल्लियाँ खड़काइए, वहाँ पे जागरण करिए, वहाँ पे स्पीकर लगाइए। पता चले चाइना को कि शिवसेना भी कोई चीज़ है। विरोध कर रहे हैं आप, ग्लोबल जो विरोध बहुत ज़रूरी है, और इसलिए अगर आप इस तरह का विरोध कर सकते हैं, वहाँ पर जाके जागरण कर सकते हैं, गलवान घाटी के थोड़ी पहले ही कर दें, साथ में स्पीकर ले जाएं, और हमें उम्मीद है कि सरकार तो आपको रोकेगी ही नहीं। वहाँ पे आप ढोल मजीरे, तमंचे, ढोल बाजे ताजों के साथ माता की भेंटें गाएं, भजन गाएं, आप शब्द गायन करें, कीर्तन गाएं, वहाँ पे चाइना मुर्दाबाद के नारे लगाएं, हमारे फौजियों को मनोबल बढ़ाएं और देशभक्ति के गाने गाएं वहाँ पर। ये है तरीका विरोध का, ना कि आप अपने अपने जिले में बैठकर किसी गरीब का बोर्ड तोड़ दिया,
किसी दुकानदार की दुकान से 4 फोन बाहर निकाल के तोड़ दिए, क्या क्या तोड़ोगे। इस बारे में स्पेशल वीडियो और बनेगी मित्रों, लेकिन फिलहाल आपको ये बताते हैं कि चीन के उत्पादों का जो विरोध होने लगा है वो चीन के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनमें जो सॉफ्टवेयर है उनका विरोध ज़्यादा होने लगा है। और हम चाइना के जो उत्पादों का विरोध कैसे हो रहा है, अब इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। शिवसेना वालों को भी पता होना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन में से कौन कौन सी चीज़ें निकालनी हैं। मोबाइल फ़ोन तो आपने ले लिए हैं, वो तो आपका यंत्र है, आपका हाँ एक है। कल को अगर चाइना मेड, चाइना से कोई जैसे एप्टोमेट क्लाशनिकोवा AK-47 राइफल, ये चाइना मेड थी पहले, तो अगर चाइनीज़ मेड जो राइफलें हमारी सेना या हमारी पुलिस के जवान तोड़ने फोड़ने लगे, फेंकने लगे, तो ये मूर्खता हो गई। ये तो साजो सामान आपका अपना है, आपका खरीदा हुआ है, पैसा दे चुके हैं आप, उसको इस्तेमाल करने पर आपका राइट है। लेकिन ऐसी ऐप्स जो हैं जिससे आपकी सुरक्षा को, निजी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, और जो ऐप्स आपका समय बर्बाद करती हैं, दिमाग खराब करती हैं, आपके दिमाग को उसने एक तालों में, हम कह सकते हैं, बंद कर लिया है, अंतर्मुखी बना दिया है, एक दायरे में रह गए हैं हम कुएं के मेंढक की तरह। तो उसका हम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसके खिलाफ कमर कस ली है, बड़ा अभियान छेड़ा है। यूपी पुलिस ने, मित्रों आपको बता दें कि जो तनाव चल रहा है, इस तनाव के बीच स्पेशल टास्क फोर्स STF ने, उत्तर प्रदेश की ने, चाइना के 52 ऐप्स के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। IG STF अमिताभ यश की ओर से जारी आंतरिक आदेश में, हमारे पास उसकी कॉपी भी मौजूद है, STF के अधिकारियों व कर्मियों को यह सभी ऐप अपने मोबाइल से हटाने को कहा है। निर्देश है कि अपने परिजनों के मोबाइल से भी यह ऐप हटा दें। बिल्कुल IG STF अमिताभ यश की तरफ से जारी जो आंतरिक आदेश है उसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने इन ऐप का प्रयोग ना किए जाने की सलाह दी है। इस ऐप के जरिए मोबाइल से व्यक्तिगत व निजी डेटा चुराए जाने की आशंका जताई गई है। इससे पूर्व STF एक अन्य ऐप जूम के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगा चुका है। इस तरह STF ने अब तक कुल 53 ऐप्स का प्रयोग प्रतिबंधित किया है, 53। अब आपको बता दें कि कौन कौन से जो ऐप्स हैं जो आपके भी उसमें होंगे मोबाइल फ़ोन में, तो जिनको पुलिस ने प्रतिबंधित किए हैं चाइना के ये जो ऐप्स हैं उसके प्रयोग पर यूपी पुलिस ने, जिस तरह से STF ने, यूपी पुलिस ने प्रतिबंध लगाया है। वो ऐप्स की आपको लिस्ट बता दें। इनमें है टिकटॉक, जिसपे बहुत ही अजीबोगरीब कई बार वीडियो देखने को मिलते हैं, तो वॉल्ट हाइट, वीगो वीडियो, वीगो लाइव, वाइवो, वी चैट, शेयर इट, UC न्यूज़, UC ब्राउजर जिससे हम ब्राउज करते हैं और खबरें वगैरह देखते हैं, ब्यूटी प्लस जिससे कई बार जिनका हमारे मित्रों का चेहरा ऊबड़ खाबड़ सड़कों की तरह होता है, तो वो इसी ब्यूटी प्लस के जरिए अपने फेस को ताजमहल जैसा बनाकर चमकाकर वो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या अपने इस आप कह सकते हैं जो चैनल हैं इन सभी पे वो लगाते हैं, टिकटॉक वगैरह पर। जेंडर, ये भी एक ऐप है। क्लब फैक्ट्री, क्लब फैक्ट्री को कई लोगों ने अपने डाउनलोड किया होगा, लेकिन क्लब फैक्ट्री पर अगर आप कोई ऑर्डर देते हैं, कई बार आपके पैसे जब्त हो जाते हैं, सामान आपको मिलता नहीं, और आपकी हर एक चीज़, हर एक सुरक्षा जो भी चीज़ है आपकी फोटोग्राफ्स, आपके वीडियो वगैरह, तो कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि आप कुछ निजी पलों के अपने वीडियो बनाते हैं तो वो वायरल हो जाते हैं। कैसे? इसलिए कि जब आप ये ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो इनको आप परमिशन दे देते हैं, फिर चोरी चोरी से जितना भी डाटा आप अपना, कुछ सपोज कीजिए आपने अपनी महबूबा के साथ, अपनी वाइफ के साथ कोई इस तरह की कोई वीडियो रोमांटिक बना ली, तो उसके बाद फिर वो वायरल करने में इनका पूरा पूरा हाथ होता है। अगली जो ऐप है हेलो, लाइकी बोलते हैं जिसको, क्वाई, रोमवी, शाइन, न्यूज डॉग, फोटो वंडर, आपस
ब्राउजर, ये सबसे खतरनाक आपुस ब्राउजर है, इसके जरिए आपसे आपके सिस्टम में वायरस वगैरह भी आ जाता है। वीवा वीडिया क्यूयू वीडियो, परफेक्ट कॉर्प, सीएम ब्राउजर और वायरस क्लीनर है जो हाई सिक्योरिटी लैब। एमआई कम्युनिटी वायरस क्लीनर की जब बात की जाए, ये जो यूपी पुलिस ने बैन लगाया है, तो आपने अगर वायरस क्लीनर लेना हो तो भारत सरकार की जो साइट्स हैं, प्रौद्योगिकी की जो आईटी साइट्स है, उससे आप वायरस क्लीनर मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ा ऑथेंटिक और बड़ा सटीक वायरस क्लीनर है। अगली जो ऐप है एमआई कम्युनिटी, डीयू रिकॉर्डर, यू कैम मेकअप, एमआई स्टोर, 360 सिक्योरिटी, डीयू बैटरी सेवर, डीयू ब्राउजर, डीयू क्लीनर, डीयू प्राइवेसी, क्लीन मास्टर चीता, कैश क्लियर, डीयू एप्स स्टूडियो, वाइडू ट्रांसलेट, वाइडू मैप, वंडर कैमरा, ईएस फाइल एक्सप्लोरर, क्यू इंटरनेशनल, क्यू लॉन्चर, क्यू सिक्योरिटी सेंटर, क्यू प्लेयर, क्यू म्यूजिक, क्यू मेल, क्यू न्यूज फीड, वी सिंक, सेल्फी सिटी, क्लैश ऑफ किंग्स, मेल मास्टर, एमआई वीडियो, कॉल जियोमी व पैरेलल स्पेस। दोस्तों ये थी एप्स जिन पे प्रतिबंध लगाया है यूपी के एसटीएफ द्वारा, और आईजी एसटीएफ अमिताभ यश का कहना है कि इन ऐप के प्रयोग से एसटीएफ के कामकाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एसटीएफ इन ऐप्स का प्रयोग नहीं करती तो इससे कोई उनकी कार्यक्षमता पर फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि कई अन्य ऐप जो हैं उपलब्ध हैं जिनके जरिए जांच एजेंसी अपने सारे काम सुरक्षित ढंग से कर सकती है। वहीं पर एक अन्य वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का कहना है कि इनमें से अधिकांश ऐप सुरक्षा एजेंसियों के इस्तेमाल के लिए नहीं हैं। ऐसे ऐप को मोबाइल पर डाउनलोड करने से डाटा लीक होने का खतरा जरूर बढ़ जाता है, और किसी भी किस्म का डाटा आपका जो मैं पहले बता चुका हूं लीक हो सकता है। एडीजीपी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा है कि यह साइबर सिक्योरिटी का सवाल है। साइबर सिक्योरिटी के तहत पुलिस विभाग में पहले से ही सभी शाखाओं के अधिकारियों व कर्मियों के लिए सामान्य निर्देश हैं कि वे कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर अथवा ऐप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप व सरकारी मोबाइल फोन पर इस्तेमाल न करें जिससे किसी भी तरह का डेटा सिक्योरिटी से जो जुड़ा है उससे उसका कोई खतरा हो। कोई भी आपका डेटा चोरी करके उसमें सेंध लगा के और देश की पुलिस की सुरक्षा से जुड़ी हुई संवेदनशील जो सूचनाएं हैं उनमें सेंध लगाकर उनको चुरा ना सके। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आज के इस बुलेटिन से आपकी जानकारी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई होगी। सो अगर आपको बुलेटिन पसंद आया हो, खबर पसंद आई हो, हमारे प्रोग्राम पसंद आते हो, तो आपसे गुजारिश है कि कृपया अपने मित्रों को, अपने साथियों को कहिए कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब किया है उनका हाथ जोड़कर अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत आपका, नमस्कार, धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सूचनाएं हम इस तरह की फ़ायदेमंद आपको देते रहें। और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो दोस्तों, देखते रहिए आपका अपना चैनल और जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। देश दुनिया ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ।